अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो पहली बात वो कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि it is unrealistic to expect that COVID-19 pandemic can be eliminated at this stage, given that community transmission is already well established across large sections or subpopulations in the country. सीधे सीधे देश के टॉप एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अब इस रायते को फैलने से रोक नहीं सकते। दूसरी बात वो कहते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार ने जो अपनी पहली रणनीति बनाई वो गलत सोच समझ के आधार में थी। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे सख्त लॉकडाउन किया। आपको ध्यान होगा कुछ बीजेपी के साथी लोग इसी पे उत्साहित हो गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि किस देश ने सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा बेरहम किस्म की लॉकडाउन किया है, और इंडिया को उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए। तो कई बीजेपी के ट्रोल इसी में खुश हो गए, अरे 100 में से 100 नंबर आए हैं। पता लगा बेरहमी के 100 में से 100 नंबर थे वो। ये भारत सरकार है जो खुद अपने आंकड़े में अब स्वीकार कर रही है कि इस बीच जो 80 लाख के करीब लोग देश में आए, उनमें से सिर्फ 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जब WHO कह चुका था, पूरा दुनिया जब कह रही थी कि ये खतरा है, खतरा हो सकता है, उस वक्त, और जबकि हमारे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग सरकार ने आदेश दे दिए थे कि स्क्रीनिंग करो, कितनी स्क्रीनिंग हुई? प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था 15 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग। ठीक है, पहले लॉकडाउन में गलती हो गई, उसके बाद लॉकडाउन को कंटिन्यू क्यों किया? जब आपको पता लग गया था कि ये बीमारी रुकने वाली नहीं है, तब आपने क्यों कंटिन्यू किया? सवाल पूछूंगा कि आपने जब चीन और इटली के बारे में, जब WHO ने कह दिया था कि पूरी दुनिया में फैलने वाली है, उसके बाद भी आपने उसको कंट्रोल करने का कोई इंतजाम क्यों ना किया? एक साथी हैं साकेत गोखले जी, उन्होंने सरकार से पूछा था, एक राइट टू इंफॉर्मेशन के अंदर सारी सूचना मांगी थी कि आपने कितने लोगों का टेस्ट किया, और ये सरकार की अब अपनी इंफॉर्मेशन आ गई है। सरकार कह रही है 15 जनवरी जबकि इस देश के अंदर टेस्टिंग शुरू हुई, तब से लेके 23 मार्च जबकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर दी गई और लॉकडाउन हो गया, 15 जनवरी जबकि हमें पता था कोरोना वायरस है, विदेशों से आ रहा है, और उसको रोकने के लिए विदेश से आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। ये भारत सरकार है जो खुद अपने आंकड़े में अब स्वीकार कर रही है कि इस बीच जो 80 लाख के करीब लोग देश में आए, उनमें से सिर्फ 15 लाख लोगों की स्क्रीनिंग हुई। जब WHO कह चुका था, पूरा दुनिया जब कह रही थी कि ये खतरा है, खतरा हो सकता है, उस वक्त, और जबकि हमारे एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग सरकार ने आदेश दे दिए थे कि स्क्रीनिंग करो, कितनी स्क्रीनिंग हुई? प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से कहा था 15 लाख लोगों की हमने स्क्रीनिंग की। वो कई बार आधे आंकड़े बता देते हैं, जैसे कोई बच्चा स्कूल में आके बोलता है ना, पापा मेरे 48 नंबर आए, पापा खुश हो जाते हैं, पूछना भूल जाते हैं कि बेटा 50 में से 48 आए कि 100 में से 48 आए कि 200 में से 48 आए। हमारे प्रधानमंत्री भी ऐसी बातें कर देते हैं। 15 लाख लोगों का हमने टेस्ट किया, हुजूर कितने में से? अब पता लगा कि कोई 80 लाख के करीब लोग आए थे, उनमें से 15 लाख का टेस्ट किया, यानी कि एग्जैक्टली 19% लोगों का टेस्ट किया। जब कोरोना का अलर्ट हो चुका था, उसके बाद हमने विदेश से, जब हमें पता था ये बीमारी सिर्फ विदेश से आएगी, और विदेश से आएगी का मतलब कोई बॉर्डर पार उछल के नहीं आ जाएगी, ये कोई टिड्डी नहीं है जो कि हवाई जहाज ऊपर से उड़ के आ जाए, ये हवाई जहाज से आएगी। उस वक्त हमने 81% पैसेंजर्स को बिना चेक किए छोड़ दिया, और यही वो पैसेंजर हैं जिनकी वजह से देश में कोरोना वायरस आया। तो ये सवाल तो पूछेंगे ना, कम से कम ये तो कहेंगे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने फैसला किया कि 80% पैसेंजर्स को जाने दो, उनका टेस्ट ही ना करो। ये सवाल तो बनता है। एक बड़ा नेता वो नहीं होता जो ऐसे संकट के समय अपने को बचाने में लगा है,
बड़ा नेता वो है जो ऐसे संकट के समय देश को बचाने में लगा है। अपनी शर्ट पे कितने छींटे लग गए उसकी चिंता नहीं करता, लेकिन हम कुछ दूसरा देख रहे हैं। और ये जो सारा जिस तरह की अनलॉकिंग अनाउंस हुई है, उससे जो डर होता है वो ये कि अब सब कुछ राज्य सरकारों के जुम्मे छोड़ दिया है। लॉकडाउन लगाने का फैसला करूंगा मैं, खोलेंगे आप। अगर वो सफल होता तो श्रेय मेरा, लेकिन अब जबकि रायता फैल गया है तो समेटोगे आप, प्रॉब्लम होगी आपकी। आप अगर स्टेट बाउंड्री क्रॉस ना कर सको, पुलिस वाले आपको रोकें, तो केंद्र सरकार कहेगी हमने तो परमिशन दे रखी है, पता नहीं है स्टेट गवर्नमेंट वाले क्या कर रहे हैं। रिलीफ कौन देगा? राज्य सरकारें। जो लोग सड़क पे हैं उनकी मदद कौन करेगा? जनता, पीपल ड्रिवन, जनता करेगी। यह है आत्मनिर्भरता। आज जबकि देश को जरूरत है कि सरकार उनके साथ खड़ी हो, आज जबकि केंद्र सरकार जिसको जरूरत है काम करने की, क्योंकि केंद्र सरकार के पास पैसा है, उसके पास सूचना है, इस वक्त हाथ झाड़ रही है। अब हाथ धोने की कवायद चल रही है कि अपने अपने हाथ, ये कह रहे हैं ना सब हाथ धोया करो। मुझे लगता है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री ने हाथ धो लिए, इस देश में समस्या से हाथ धो लिए। अगर बीमारी कंट्रोल हो जाती, प्रधानमंत्री टीवी पे नहीं होते, आके क्या क्या बात कहते, कितनी सुंदर बात कहते, और हम आप खड़े होकर ताली तो बजाते, क्योंकि ताली तो बजनी चाहिए थी। तो भाई अब जब मामला पासा उल्टा पड़ गया है तो बोलना चाहिए ना, आना चाहिए ना, टीवी पे आके बोलना चाहिए। हाँ, मैं जिम्मेवारी कबूल करता हूं। एक बार प्रधानमंत्री ने कह दिया था, डायलॉग बड़े सुंदर दे देते हैं कि बस डिमोनेटाइजेशन में मुझे सिर्फ आप 50 दिन दे दीजिए, उसके बाद जो मर्जी कर लेना। उसके बाद उन्होंने कहा था, उसके बाद आप जो मर्जी कर लेना, डिमोनेटाइजेशन के बाद आप मुझे किसी भी खंबे से लटका देना। अब भाई खंबा ढूंढने तो मैं गया नहीं, लेकिन 50 दिन के बाद क्या हुआ आपको ध्यान है? वही वाला खेल इस वक्त हो रहा है, और फिर प्रधानमंत्री चुपचाप से कट के पतली गली से निकल लिए। यही हो रहा है। एक आखिरी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, क्या हो सकता है उसके बारे में, और वो ये, आज एक स्टेटमेंट आया है कुछ डॉक्टर्स का। ये बहुत गंभीर डॉक्टर हैं, व्यक्तिगत नहीं है, केवल कुछ पर्सनल डॉक्टर्स ने स्टेटमेंट नहीं दिया है। 3 डॉक्टर्स की बड़ी एसोसिएशंस हैं, डॉक्टर्स, एपिडेमोलॉजिस्ट, मेडिकल रिसर्चर्स, उनके 3 बड़े संगठन है, और कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है। एक है इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन, दूसरा है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, मेडिसिन का वो एक सब्जेक्ट है जो कि सबको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिसमें यह है कि बीमारी होने से ही कैसे रोकी जाए, उसको ESM बोलते हैं। और तीसरा इंडियन एसोसिएशन ऑफ एपिडेमोलॉजिस्ट। एपिडेमोलॉजिस्ट वो जो कि संक्रमण होने वाले जो रोग हैं उनके बारे में रिसर्च करते हैं। तो ये 3 बड़ी एसोसिएशन हैं। इन लोगों ने मिलके कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। फिर आपको बता दूं, केवल कुछ पर्सनल डॉक्टर्स का स्टेटमेंट नहीं है, कुछ 2, 4, 5, 10 डॉक्टर्स की पर्सनल राय नहीं है। ये 3 बड़ी एसोसिएशंस, वो लोग जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में, जो कि बीमारियों को कंट्रोल कैसे करना चाहिए और संक्रमण की बीमारियों पे स्पेशलाइज करते हैं, उन लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया है। बहुत संतुलित, बहुत ही संयमित, मर्यादित स्टेटमेंट है। इसको साइन करने वाले जो इन तमाम संगठनों की तरफ से जिन लोगों ने साइन किया है, ये सब इस देश के काफी बड़े नामी गिरामी लोग हैं जिन्होंने इसके बारे में स्पेशलाइज किया है। एक एक का मैं नाम पढ़ के नहीं बताऊंगा। इसमें ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर्स हैं, भारत सरकार के पुराने एडवाइजर्स हैं, देश भर की अलग अलग यूनिवर्सिटी PGI के डॉक्टर हैं, एम्स के तो मैंने बताया ही, देश की तमाम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर्स इसमें हैं। इन 16 लोगों का नाम मैं अभी पढ़ के सुनाऊंगा नहीं। इन 16 लोगों ने इन 3 एसोसिएशंस ने देश के टॉप 16 लोगों को चुना था और उनसे कहा था कि उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाई थी। ये सरकार की टास्क फोर्स नहीं थी, पर इन लोगों ने कहा सरकार को एडवाइस देने के लिए। और क्यों सरकार को एडवाइस दे रहे थे? क्योंकि 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने खुद इन्हें बुलाया था। प्रधानमंत्री ने बुलाया था, कहा था कि मुझे देश के सब डॉक्टर्स की राय चाहिए, आप लोग बताइए। तो इन लोगों ने एक टास्क फोर्स बनाई। इस टास्क फोर्स ने अप्रैल के महीने में अपनी राय दी, और ये एक दूसरी राय है जो कि इस टास्क फोर्स ने कल दी है। मैं इस टास्क फोर्स के मुख्य निष्कर्ष आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा, बहुत संयमित, ये कोई पॉलिटिकल बयान नहीं है, कोई गाली गलौज नहीं है, किसी के ऊपर आरोप नहीं है। एक
डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स, एपिडेमोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट राय है। वो बताते हैं कि हमें प्रधानमंत्री ने 24 मार्च को बुलाया था, हमने प्रधानमंत्री को पहली रिपोर्ट दी थी, 11 अप्रैल को अपनी पहली रिपोर्ट दी थी, और अब ये दूसरी रिपोर्ट दे रहे हैं। पहले सिचुएशन एनालिसिस करते हैं और वो बताते हैं कि अब स्थिति ऐसी आ गई है कि हमें अपनी ऑपरेशनल स्ट्रेटजी में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो पहली बात वो कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कि it is unrealistic to expect that COVID-19 pandemic can be eliminated at this stage, given that community transmission is already well established across large sections or subpopulations in the country. सीधे सीधे देश के टॉप एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, अब इस रायते को फैलने से रोक नहीं सकते। अब इसका कम्युनिटी स्प्रेड होना शुरू। कम्युनिटी स्प्रेड का मतलब है कि शुरू में तो होता है कि कोई व्यक्ति जो विदेश से आया उसके कांटेक्ट से हुआ, लेकिन बाद में जब आप देखते हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही फैल गए, जिन लोगों का किसी विदेशी से, विदेश से आने वाले से कोई कांटेक्ट नहीं है, वहां फैल गई है, तो फिर उसको कम्युनिटी स्प्रेड बोला जाता है कि अब ये फैलेगी, अब आप इसको रोक नहीं सकते। तो एक्सपर्ट कह रहे हैं अब आप इसे रोक नहीं सकते। उम्मीद है प्रधानमंत्री सुन रहे होंगे, शायद उन्होंने सुन भी लिया होगा, तभी वो कह रहे हैं लंबी लड़ाई है, कठिन लड़ाई है। ये बात ईमानदारी से कहनी चाहिए ना देश को कि अब ये बीमारी फैलेगी। हमने कोशिश की, हमने ताला लगा के कोशिश की, ताला लगाने से काम नहीं बना, अब ये बीमारी फैलेगी। और इसलिए वो कह रहे हैं कि द ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी रैपिडली नीड्स टू बी रिकैलिब्रेटेड फ्रॉम कंटेनमेंट टू मिटिगेशन। अब आप इसको रोकने की कोशिश मत कीजिए, बांधने की कोशिश मत कीजिए, दीवार लगाने की कोशिश मत कीजिए, ताला मत लगाइए। अब फैलेगा, फैलने पे इसके असर को अब कैसे कम किया जाए, लोगों को इसकी मार कम से कम मार पड़े, इससे कैसे बचाया जाए, अब हमारा फोकस इस पे होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात वो कहते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सरकार ने जो अपनी पहली रणनीति बनाई वो गलत सोच समझ के आधार पे थी। उन्होंने कहा कि हमने दुनिया का सबसे स्ट्रिंजेंट, सबसे सख्त लॉकडाउन किया। आपको ध्यान होगा कुछ बीजेपी के साथी लोग इसी पे उत्साहित हो गए कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि किस देश ने सबसे ज्यादा सख्त, सबसे ज्यादा बेरहम किस्म की लॉकडाउन किया है, और इंडिया को उन्होंने 100 में से 100 नंबर दिए। तो कई बीजेपी के ट्रोल इसी में खुश हो गए, अरे 100 में से 100 नंबर आए हैं, पता लगा बेरहमी के 100 में से 100 नंबर थे वो। तो खैर कहते हैं कि हमने सबसे सख्त इसमें स्ट्रिंजेंट किया है, लॉकडाउन किया है। This draconian lockdown is presumably in response to a modeling exercise from an influential institution. विदेशी संस्था ने आके प्रधानमंत्री को दिखाया था। जैसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता की बहुत बात करते हैं और देश के अर्थशास्त्री और देश के डॉक्टर हमेशा कहते हैं भाई आत्मनिर्भरता में हमारी तरफ भी देख लिया करो ना। किसी विदेशी ने आके आपको बता दिया कि पता नहीं इतने लाखों लोग मरने वाले हैं और आपने उस पर विश्वास कर लिया। और साफ रूप से कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, इनके शब्द हैं, had the government of India consulted epidemiologists who had better grasp of disease transmission dynamics compared to modelers, it would have perhaps been better served. काश सरकार ने ये कागज पे मॉडलिंग करने वालों की बजाय, विदेशी संस्थाओं से आने की बजाय उन लोगों से पूछा होता जो कि जमीन पे एपिडेमिक्स को कंट्रोल करने का काम करते हैं, तो शायद हम सरकार को बता देते कि क्या होने वाला है, क्या नहीं हो सकता। इस पे दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आपने केवल क्लिनिशियन से बात की, आपने एकेडमिक एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात की, आपने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेट से बात की, लेकिन उन लोगों से बात नहीं की जो कि एक्चुअली जिन्हें एक्सपीरियंस है अपने देश में इस तरह की बीमारी को कंट्रोल करने का। और सुनिए, द इनकोहेरेंट एंड ऑफन रैपिडली शिफ्टिंग स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज, especially at the national level, are more a reflection of afterthought and catching up phenomena on the part of the policy makers rather than a well thought cogent strategy with an epidemiological basis. ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये सब एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सरकार के पास, खास तौर पे केंद्र सरकार के पास कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं थी। ये सब आफ्टर थॉट थे, कैचिंग अप, अच्छा ये हो गया चलो अब कुछ कर लो,
इसके ऊपर पैबंद लगा दो, ये कुछ कर लो, आफ्टर थॉट। लेकिन सोच के कोई कोहेरेंट पॉलिसी नहीं बनाई गई। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो लोग कह रहे हैं, और वो बात भी कह रहे हैं जो मैं पिछले 2 महीने से अब दोहरा रहा हूं। Had the migrant persons been allowed to go home at the beginning of the epidemic, when the disease spread was very low, the current situation could have been avoided. जब सिर्फ 571 लोगों को था बीमारी, उस वक्त अगर आप जाने देते तो कोई स्प्रेड का चांस ही नहीं था। आज जो स्थिति है, ये स्थिति ना आती। ये अब एपिडेमियोलॉजिस्ट भी कह रहे हैं, सलाम करता हूं मैं उनको, उनकी विद्वता को भी, खैर विद्वता की इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस बात समझ आती है, लेकिन उनकी हिम्मत को कि वो बोल रहे हैं ऐसे समय में। उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब हमारे को, ऐसा नहीं कह रहे कि लॉकडाउन से कोई फायदा नहीं हुआ, मैंने जैसे कहा बहुत ही संयमित मर्यादित स्टेटमेंट है ये। वो कह रहे हैं द एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स ऑफ द स्ट्रिंजेंट नेशन वाइड लॉकडाउन वाज टू स्प्रेड आउट द डिजीज ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम टू फ्लैटन द कर्व एंड इफेक्टिवली प्लान। कि इससे जो फायदा था, लॉकडाउन का एक ही फायदा था जो मैं बार बार कह रहा था, मैंने अपनी बात बहुत बार दोहराया होगा। लॉकडाउन से ये फायदा हुआ कि एकदम बहुत सारे केस आपकी झोली में आके नहीं गिरेंगे, होंगे तो उतने ही लोग बीमार, उसको आप रोक नहीं सकते। बस ये है कि वो आप कुछ महीनों तक स्प्रेड आउट कर देंगे, बजाय कि एक साथ 10 दिन के अंदर देश में लाखों लोग बीमार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो करने के लिए आपको तैयारी करनी होगी ना, वो तैयारी नहीं की गई है। तो ये डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स अब सुझाव देते हैं। इन्होंने 11 सुझाव दिए हैं। ये स्टेटमेंट पूरा हम वेबसाइट पे डाल देंगे, आप इसको पढ़िएगा। इनके 11 सुझाव में से 2-4 सुझाव मैं बता देता हूं। पहला, फ्री शेयरिंग ऑफ डेटा इन द पब्लिक डोमेन एंड पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक अपॉइंटमेंट ऑफ ए पब्लिक हेल्थ कमीशन। वो कह रहे हैं भाई कम से कम सूचना तो आप दे दो, सूचना नहीं दी जा रही है। डॉक्टर्स कंप्लेन कर रहे हैं, हम रिसर्च करने को तैयार हैं, लेकिन हम रिसर्च किस चीज पे करें? हमें पता तो हो कि इंदौर के अंदर कितने केसेस हुए, उन केसेस में से कितने मर्द थे, कितनी औरत थी, किसको क्या कोमॉर्बिडिटी थी, किसकी उम्र क्या थी। ये इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास नहीं होगी, हम कैसे रिसर्च करेंगे? इन्फॉर्मेशन को रोक के क्यों बैठे हुए हो आप? क्या कुछ छुपाने को है? दूसरी बात, लिफ्ट लॉकडाउन रिप्लेस विद क्लस्टर रेस्ट्रिक्शन, जो कि सरकार ने कर दिया है। लॉकडाउन हटाइए, केवल उस क्लस्टर पे जहां सचमुच कंसंट्रेटेड बीमारी है, केवल वहां लॉकडाउन कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए। और वो कह रहे हैं इसके लिए और उसके साथ साथ भी द गवर्नमेंट नीड्स टू कम आउट विद क्लियर मॉनिटरेबल बेंचमार्क्स ऑफ द प्रिपरेशन दैट द गवर्नमेंट हैज मेड। तो आप लॉकडाउन हटाइए और बताइए कि आपने इस समय पे जो आपको 65 दिन मिले, इन दिनों में आपने कितनी तैयारी की, और देश और इसके बेंचमार्क हो। अगले 2 महीने में हमें लगता है केसेस 30 लाख तक पहुंचेंगे, उसके लिए इतने हजार वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी, जिसकी व्यवस्था हमने कर दी है। इस तरह की बात बताइए ना, वो मांग कर रहे हैं। तीसरी बात वो कह रहे हैं रिजम्पशन ऑफ ऑल रूटीन हेल्थ सर्विसेज। देश भर में क्या हो रहा है, कोरोना कोरोना, और जो साधारण पेशेंट जा रहा है उसको कहते हैं हटो ना, कोरोना है अभी कुछ नहीं। और ये डॉक्टर्स पहली बार साफ